तो सुरेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू जी सुरेश खन्ना जी, जानना चाहेंगे, हाँ जी। ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है क्योंकि ये अंतिम पूर्ण बजट था इस वर्ष, और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान इस तरह का बजट पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि से सरकार बता रही है। आप किस तरह से इस बजट को इस बजट को किस तरह से आकलन करते हैं? क्योंकि सीएम ने तो तारीफ की है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है, विपक्ष उतना खुश नहीं है। देखिए, जो हमारे सामने एक साल से परिस्थिति थी, वो बहुत विशेष परिस्थिति से हम गुजरे हैं जी। उसके बाद भी हमने अपने बेसिक किसी भी प्रकार का कोई खर्चा रोका नहीं, और ख़ास तौर से डेवलपमेंट के लिए जो अपेक्षाएं थी, जो हमारे सामने चुनौतियां थी, उसका सबका जवाब हमने दिया है जी। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा चुनौती इस बात को लेकर थी कि हम चिकित्सा स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं। अगर आप नज़र डालें तो सभी प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए हमने 33,423.23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है हमारी सरकार की संवेदनशीलता। जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कोरोना के फैलाव को लगातार मॉनिटरिंग करके इसके फैलाव को रोका है, मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, और ये कोशिश की है कि सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा लोगों तक, खास तौर से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक ज़रूर मिल जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। जी। इसके साथ साथ जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डेवलपमेंट की हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करें। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपने देखा कि चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जी। या लिंक एक्सप्रेसवे हो, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे हो, हमने हर तरह से ये कोशिश की है कि हम इस मूलभूत सुविधाओं को खास तौर से बढ़ाएं, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी स्ट्रेंथन होती है। जी। पूंजीगत व्यय हमारा लगभग 30% है। तो ये अपने आप में शो करता है कि हमारी मानसिकता क्या है, सरकार की दिशा क्या है। हमने जेवर एयरपोर्ट में, जो अपने आप में विश्व स्तर का जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एशिया का सबसे ज़्यादा सुविधा युक्त होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो ये कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, जो एक्सप्रेस वेज के बारे में मैंने कहा, उसके लिए धन का क्वांटिफिकेशन करना, ये अपने आप में हमारे बजट की मंशा को बतलाता है। साथ ही साथ विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा, तो चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो, या कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जी, सभी में हमने 92,107 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कुल व्यय का 16.73% है। जी, तो ये जब शिक्षा के ऊपर हमारा कितना पैसा खर्च करना, जी लेकिन तो शिक्षा के ऊपर हमने विशेष रूप से फोकस किया है। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, लेकिन अगर बात करें किसानों के आंदोलन के बीच जिस तरह से आपने अपने बजट में यूपी के किसानों के लिए अहम घोषणाएं की हैं, उससे क्या लग रहा है, दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, क्या उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी? 2,40,00,000 किसान हैं प्रदेश में, जिनको किसान सम्मान निधि दी गई, और वहाँ पर आंदोलन करने वाले केवल 2,000 हैं। आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? कितने लोग हैं? वो भी बरगलाए हुए, वो भी अपने आप स्वेच्छा से नहीं बैठे हैं, वो हमारे विपक्षी दलों ने खास तौर से उनको बरगला के, बहका के, उनके सामने एक भ्रम पैदा करके उनको बैठाला। एमएसपी की बात कर रहे हैं। आज तक समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, इन्होंने जो गेहूं और धान की खरीद की, हमने जो गेहूं की खरीद की वो आपके सामने है, जो धान की खरीद की वो हमने सामने है। 28 फरवरी तक खरीद जारी है। 66
लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जी 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट हो चुका है। तो सवाल यह है कि एमएसपी के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है तो वो किस लिए? एक भ्रम पैदा करने के लिए। केवल 2 करोड़ 40 लाख लोगों में से केवल 2,000 लोग बैठे हैं और उसके पीछे कितना बड़ा बवंडर मचाया जा रहा है टेलीविजन पर। सवाल यह है कि आप परसेंटेज तो देखिए कितने लोग हैं कि जो लोग आंदोलन चाहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सुरेश खन्ना जी, उनको बाकायदा मिसलीड करके। जी एक अहम सवाल यहां पर यह भी है, जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो व्यापारी थे, क्योंकि उद्योग धंधे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा निराशा हो गई व्यापारियों में, उनको दोबारा उनकी निराशा दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं जिससे कि उनका एक बार फिर से मनोबल बढ़े। और रोजगार को लेकर सवाल विपक्ष लगातार खड़े करता रहा है, और साथ ही जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश ने जब छोटे छोटे राज्यों ने 7-7 रुपये 6-6 रुपये डीजल के दाम बढ़ाए थे मई के महीने में, जब कोरोना पीक पर था, तो भी हमारे उत्तर प्रदेश ने ये नहीं किया था। अगर आप याद करें कि 2 मई सन 20 को जी हमने केवल 1 रुपये का इजाफा किया था, और जब दूसरे प्रांतों ने 7-7 रुपये 6-6 रुपये बढ़ाए थे, दिल्ली ऐसे प्रांत ने 7.5 रुपये 8 रुपये बढ़ा दिए थे। तो सवाल ये है कि जो परिस्थिति हमारे सामने थी उसमें हमने जनता के ऊपर कम से कम उनकी जेब पर बोझ पड़े ये हमेशा चाहा, और ख़ास तौर से उस वर्ग को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो कि जो डाउन ट्राडन हैं, जो असेवित हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जो रोज़ पैदा करते हैं रोज़ खाते हैं, उनके लिए हर फैसिलिटेशन का हमने मार्ग तलाश किया। हमने छोटे उद्योगों के लिए हमने 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण माननीय मोदी जी ने जो घोषित किया था, उसमें से 2,43,000 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। और आज हमने रेली और खुंचे वालों को, रेली पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये देकर उनकी जेब में पैसा इसलिए डाला कि वो पैसा कुल मिलाकर बाज़ार में आएगा, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में जो भी इजाफा हो सके वो होगा, और उन लोगों को कम से कम इस आपदा के समय में उनको राहत भी मिलेगी। तो हमारा हर कदम उद्देश्यपरक है और प्रदेश हित में है, और हर तरह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में है। जहाँ तक अगर कोई इस प्रकार की आपदा आए तो हमारे व्यापारी भाई हों या किसान भाई हों या युवा हों या महिलाएं हों, इन सबको इस परिस्थिति में समझना भी चाहिए कि जो हमारी सरकार किस मंशा से काम कर रही है, कितनी संवेदनशीलता सरकार ने दिखाई हर स्तर पर, उसको जरूर देखना चाहिए कि हमारी दिशा क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। ऐसे समय में हमने हर परिस्थिति का मुकाबला किया जब महामारी में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी। उस समय हमने किसी भी ज़रूरी खर्चे को नहीं रोका, समय के ऊपर वेतन दिया, समय के ऊपर पेंशन दी, और हर तरह से इस बात की कोशिश की कि उन लोगों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो। जी सुरेश खन्ना जी, आपने तकरीबन हर सेक्टर और वर्ग के लिए बजट प्रावधान किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आपके बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। उसको लेकर एक आखिरी सवाल। देखिए, अल्पसंख्यक का लिए हमने मदरसा को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कार्य को किया है। जी अगर आप देखें जी तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। तो ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खास तौर से इस बात को कोट करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक बड़ा छोटा सा मूलभूत सवाल है कि विपक्ष को ये बजट इतना क्यों चुभ रहा है? देखिए जी विपक्ष को इतना क्यों चुभ रहा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मदरसों को आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और ये कहना ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जी अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि के लिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और लगभग हमने अल्पसंख्यकों के लिए हर प्रकार से
लगभग 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में किसी भी प्रकार की, उन लोगों से कहिए कि आलोचना करने से पहले देखे तो ये हमने 3007 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जी, जिसमें से मदरसे को आधुनिकीकरण करने के लिए 479 करोड़ रुपए, MSDP योजना के अंतर्गत 790 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं है कि उनको कहीं पर से नेगलेक्ट किया हो। जब हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो हम उसको चरितार्थ कर रहे हैं। थैंक यू।